दोस्तों हेड टीचर एग्जामिनेशन 2022 के डीएलएड सिलेबस के अंतर्गत जिसका एमसीक्यू मैं आज इस वीडियो के माध्यम से आपको बताने जा रहा हूं वो है यूनिट 3 का टॉपिक नंबर 7 और 8। दोस्तों टॉपिक नंबर 7 है सृजनात्मकता, अवधारणा, बच्चों के संदर्भ में विशेष महत्व। दोस्तों टॉपिक नंबर 8 है खेल से आशय, अवधारणा, विशेषता, बच्चों के विकास के संदर्भ में विशेष महत्व। दोस्तों इन दोनों चैप्टर्स का मैं आज आपको एमसीक्यू बताने जा रहा हूं। दोस्तों मैंने इसे इस तरह से तैयार किया है कि आपको पूरे चैप्टर की जानकारी हो जाए। तो चलिए एक एक क्वेश्चन को ध्यान से देखते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया हेड टीचर एग्जामिनेशन 2022 का डीएलएड सिलेबस के अंतर्गत यूनिट 3 में हम लोग आज टॉपिक 7 और 8 का एमसीक्यू पढ़ने जा रहे हैं। दोस्तों टॉपिक 7 है सृजनात्मकता, अवधारणा, बच्चों के संदर्भ में विशेष महत्व। टॉपिक 8 है खेल से आशय, अवधारणा, विशेषता, बच्चों के विकास के संदर्भ में महत्व। तो सबसे पहले जानते हैं कि सृजनात्मकता का अर्थ क्या होता है। देखिए मैंने जो यहाँ एमसीक्यू तैयार किया है वो पूरे चैप्टर से लेकर के तैयार किया है ताकि आप पूरे एमसीक्यू को पढ़ने के बाद आपको पूरे चैप्टर की जानकारी हो जाए। तो सृजनात्मकता के अर्थ के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। तो इसका अर्थ होता है उत्पन्न रचना संबंधी योग्यता। जो रचना उत्पन्न होती है उससे संबंधित जो योग्यता होती है वही अर्थ होता है सृजनात्मकता का। तो इसी के अंतर्गत हम लोग जानते हैं क्वेश्चन नंबर 1 जो आप देख रहे हैं कि सृजनात्मकता कहते हैं। अब यहाँ पर ऑप्शन देखिए, प्रचलित ढंग से चिंतन करने सही है, विचार करने ये भी ऑप्शन बी भी सही है, कार्य करने की अमूर्त योग्यता ये भी सृजनात्मकता के अंतर्गत आता है, नवीन रचना या उत्पादन, यानी ये चारों जो ऑप्शन है ये सृजनात्मकता के अंतर्गत आते हैं। सृजनात्मकता कहते हैं उससे ये चारों जो हैं उस चीज़ को डिफाइन करते हैं। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ई, 1 से अधिक। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 है कि स्किनर के अनुसार सृजनशील व्यक्ति वह है, यानी सृजनशील व्यक्ति के बारे में स्किनर ने क्या कहा है। अब देखिए यहाँ पर ऑप्शन आप देख रहे हैं, ऑप्शन ए जो है वो है कि जो नए क्षेत्रों की खोज करता है, ये सही है। अवलोकन करता है, ये भी सही है। नई भविष्यवाणियाँ करता है, ये भी सही है। नए निष्कर्ष निकालता है, ये भी सही है। यानी ऑप्शन नंबर ई जो है यहाँ पर भी सही है। मैं आपको एक बार फिर से बता दूँ कि मैंने कोशिश किया है कि पूरे चैप्टर को आपके सामने रख दिया जाए, आपको जानकारी दे दिया जाए। इसलिए जो चीज़ें महत्वपूर्ण लगती हैं उसमें मैं ऑप्शन ई आपके लिए लेकर के आता हूं। तो अगर ये चारों आपको याद रहेंगे तो किसी तरह का भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा एग्जामिनेशन में तो आप सही गोले को रंग देंगे। तो अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि सृजनात्मकता क्या है। देखिए सृजनात्मकता जो है व्यक्ति की वह योग्यता है जिसके द्वारा वह उन वस्तुओं या विचारों का उत्पादन करता है जो अनिवार्य रूप से नए हो और जिन्हें वह पहले से न जानता हो। यह सृजनात्मकता, यह योग्यता है व्यक्ति की। सृजनात्मकता व्यक्ति की जो योग्यता के रूप में मैं आपको बता रहा हूँ। जो व्यक्ति इस प्रकार का नवीन कार्य करते हैं उन्हें सृजनशील या सृजनकर्ता कहा जाता है। और जिस प्रतिभा के आधार पर वह नई कृति, नवीन रचना या नवीन आविष्कार करते हैं उसे सृजनात्मकता कहते हैं। तो यहाँ पर ये चीज़ें आप नोट कर लेंगे और एक बार अगर मेरे बताए अनुसार अगर आपको समझ में आ गया होगा तो आप कभी नहीं भूल पाइएगा और आप एग्जामिनेशन में बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं हो पाइएगा। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 है कि क्रो ने सृजनात्मकता को परिभाषित करते हुए कहा है कि। अब यहाँ पर ऑप्शन देखिए, थर्ड में ऑप्शन ए क्या है, किसी नई वस्तु का पूर्ण या आंशिक उत्पादन सृजनात्मकता कहलाता है। ये क्रो ने नहीं कहा है। बी जो है सृजनात्मकता मौलिक परिणामों को अभिव्यक्त करने का मानसिक प्रक्रिया है। ये क्रो के अनुसार सही है। क्रो ने सृजनात्मकता को परिभाषित करते हुए यही बातें कही हैं। सी है कि सृजनात्मकता वह कार्य है जिसके परिणाम नवीन हो और किसी समय किसी समूह द्वारा उपयोगी एवं संतोषजनक रूप से में स्वीकार किया जाए। ये भी नहीं है। सृजनात्मकता बालक पहले से विद्यमान वस्तुओं एवं तत्वों की
को संयुक्त कर नवीन रचना करता है, ये भी नहीं है। यानी जो सही जवाब है 3 का वो है ऑप्शन नंबर बी। तो दोस्तों यह जानना बहुत ज़रूरी है कि क्रो एंड क्रो ने ये बातें कही। तो ये जो ऑप्शन है कि किसी नई वस्तु का पूर्ण या आंशिक उत्पादन सृजनात्मकता कहलाता है, ये भी बातें तो सही है। तो ये किसने कहा? तो देखिए ए जो बात यहाँ पर आप देख रहे हैं ऑप्शन ए, उसका जो सही जवाब है वो है स्टेगनर एवं कवॉस्की के अनुसार ये बातें हैं क्या कि किसी नई वस्तु का पूर्ण या आंशिक उत्पादन सृजनात्मकता कहलाता है। तो सी जो आप ऑप्शन देख रहे हैं कि सृजनात्मकता वह कार्य है जिसका परिणाम नवीन हो और किसी समय किसी समूह द्वारा उपयोगी एवं संतोषजनक रूप से स्वीकार किया जाए। तो ये सी जो आप यहाँ पर देख रहे हैं ये बातें किसने कही है? तो यहाँ जो सही जवाब है दोस्तों वो है स्टेन के अनुसार, ये बातें स्टेन ने कही है। अब यहाँ ऑप्शन डी जो है कि सृजनात्मक बालक पहले से विद्यमान वस्तुओं एवं तत्वों को संयुक्त कर नवीन रचना करता है, ये बातें बैरन ने कही है। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है, आपको नोट कर लेनी है। किसी का भी आपसे थॉट पूछ सकता है, किसी के बारे में आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। तो ये चीज़ें अगर आपको याद रहेगी तो आप गलती एग्जामिनेशन में नहीं करिएगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं कि निम्नलिखित में से सृजनशील बालक की विशेषता है। अब देखिए ऑप्शन ए क्या है? इन बालकों में कल्पना और चिंतन करने की क्षमता नहीं होती, गलत है। कल्पना और चिंतन करने की ज़बरदस्त क्षमता होती है, तो ऑप्शन ए भी नहीं होगा। सृजनशील बालकों में बुद्धि लब्धि निम्न पाई जाती है, ये भी गलत है। उच्च होती है बुद्धि लब्धि। बालक किसी विषय को कठिनाई से समझते हैं, ये भी गलत है। बालक बहुत आसानी से समझ जाते हैं। सृजनशील बालकों में क्रियाशीलता अधिक होती है, ये बालक हमेशा किसी न किसी कार्य में लगे रहते हैं। तो ये ऑप्शन डी जो है वो 4 का सही होगा, ऑप्शन नंबर डी। अब देखिए सृजनशील बालक की विशेषता को एक एक करके हम जान भी लेते हैं। अभी तो 4 मैंने आपको बता दिया। अब देखिए यहाँ पर सृजनशील बालक की क्या विशेषता है। यहाँ पर आप ये पॉइंट नंबर 1 जो देख रहे हैं क्रियाशीलता, दूसरा मौलिकता, तीसरा स्वतंत्र निर्णय शक्ति, उच्च बुद्धि लब्धि, जिज्ञासा एवं रुचि, बोधगम्यता यानी सृजनशील बालक किसी विषय को आसानी और सरलता से समझ लेते हैं, भावाभिव्यक्ति की क्षमता, विनोदी प्रवृत्ति, सृजनशील बालक, परिहास। नंबर 9 है अंतर्दृष्टि का होना, 10 है समायोजनशीलता, 11 है संवेदनशीलता। तो दोस्तों ये जो आप देख रहे हैं ये सृजनशील बालक की विशेषता है, ये आप नोट जरूर कर लेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 5 क्या है उस पर चर्चा करते हैं। देखिए बालकों में सृजनात्मकता का विकास करने के मनोवैज्ञानिकों ने किन बातें बताई है। यानी ये दोनों चीज़ें आई हैं कि एक से अधिक होगा तो किन होगा, एक से अधिक होगा तो बातें होगा। तो बालकों में सृजनात्मकता का विकास करने के लिए मनोवैज्ञानिकों ने किन बातों को बताई है। तब यहाँ पर देखिए ये क्वेश्चन नंबर 5 जो है ए जो ऑप्शन है, परिवार और विद्यालय का वातावरण बालकों के लिए सरल होना चाहिए, ये सही है। ऑप्शन बी जो देख रहे हैं, बालकों को ज्ञान प्राप्त करने के लिए अधिक से अधिक अवसर प्रदान करने चाहिए, ये भी सही है। अब ऑप्शन सी जो है कि बालकों में कल्पना शक्ति के विकास को अधिक से अधिक प्रोत्साहित करना चाहिए, ये भी सही है। ऑप्शन डी जो आप देख रहे हैं कि बालकों के पारिवारिक जीवन को समयबद्ध व नियमबद्ध नहीं किया जाना चाहिए, ये भी सही है। यानी जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर ई, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो आपने ऊपर पढ़ लिया, अब उसी आधार पर एक यहाँ पर प्रश्न का आंसर दें कि निम्नलिखित में से कौन सी एक सृजनात्मक बालक की विशेषता नहीं है। अब देखिए अभी हम लोगों ने पढ़ा मौलिकता है, विस्तार भी है, नवीनता भी है, कौन नहीं है? तो ऑप्शन नंबर बी शुद्धता सृजनशील बालक की विशेषता के अंतर्गत नहीं आता। अब क्वेश्चन नंबर 7 है कि सृजनात्मकता की पहचान का प्रमुख लक्षण क्या है। अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन जो 7 है उसका ऑप्शन असतर्कता, अति सक्रियता, अपसारी चिंतन, कम परिज्ञानता या बोधगम्यता। तो यहाँ पर जो लक्षण आप जो देख रहे हैं, प्रमुख लक्षण जो है उसके अंतर्गत ऑप्शन नंबर सी है अपसारी चिंतन। यानी 7 का जो सही जवाब है वो ऑप्शन नंबर सी होगा।
दोस्तों आपके मन में ये प्रश्न जरूर उठ रहा होगा कि ये अपसारी चिंतन है क्या। तो चलिए इसको बताता हूँ मैं आपको। देखिए, अपसारी चिंतन सृजनात्मकता की पहचान का प्रमुख लक्षण है, क्योंकि यह कई संभावित समाधानों की खोज करके किसी समस्या को हल करने का एक तरीका है। यह इस विचार पर जोर देता है कि किसी भी समस्या के लिए असीम दृष्टिकोण होते हैं। तो यही है अपसारी चिंतन। तो इसे आप नोट करेंगे, समझ लें, और समझ लेने के बाद आपको बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8। ये देखिए यहाँ पर है कि अर्चना हमेशा समस्या के एकाधिक समाधानों के बारे में सोचती है। इनमें से काफ़ी समाधान मौलिक होते हैं। अर्चना किन गुणों का प्रदर्शन कर रही है? अब देखिए यहाँ पर आत्मकेंद्रित विचारक, बी है अनम्य विचारक, सी सृजनात्मक विचारक, डी सामान्य विचारक। तो जो सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी है, सृजनात्मक विचारक। ये है इसका सही जवाब। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 है कि सृजनात्मक समस्या समाधान की वह अवस्था है जिसमें व्यक्ति असंगत सूचनाओं पर ध्यान नहीं देता है, उसे कहते हैं। अब देखिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा, उद्भवन। ये सही जवाब होगा। अब देखिए उद्भवन है क्या? तो यह एक धीमी प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति बेसुध हो जाता है और समस्या को दर्शाता है। इस चरण में क्या होता है, व्यक्ति अप्रासंगिक जानकारी या असफल प्रयासों को भूल जाते हैं और कार्य को प्रभावी ढंग से करते हैं। तो यहाँ जो आप देख रहे हैं कि सृजनात्मक समस्या समाधान की वह अवस्था है जिसमें व्यक्ति असंगत सूचनाओं पर ध्यान नहीं देता, तो उसे क्या कहते हैं? ये ऑप्शन नंबर ए सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन 10 क्या है? 10 है कि सृजनशील बालक के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है? अब देखिए यहाँ पर सृजनशील बालक महत्वाकांक्षी होता है, सृजनशील बालक जिज्ञासु होता है, सृजनशील बालक बहिर्मुखी होता है, सृजनशील बालक साहसी नहीं होता। अब देखिए ये जो सृजनशील बालक के बारे में जो सही कथन है वो ए से सी तक है, ये तीनों सही है। तो सत्य कौन नहीं है? ऑप्शन नंबर डी है कि सृजनशील बालक साहसी नहीं होते, वो साहसी होते हैं। क्वेश्चन 11 है कि टॉरेंस के सृजनात्मकता परीक्षण द्वारा किस तत्व का मापन नहीं होता? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, और इसका जो सही जवाब है 11 का वो है ऑप्शन नंबर ए, यानी तार्किकता। बाकी का होता है दोस्तों ये तार्किकता जो देख रहे हैं कि टॉरेंस के सृजनात्मक परीक्षण द्वारा किस तत्व का मापन नहीं होता, तो वो आएगा ऑप्शन नंबर ए, तार्किकता। अब देखिए टॉरेंस के परीक्षण जो है उस सृजनात्मकता के मापन में विशेष महत्वपूर्ण है। ये परीक्षण 4 योग्यताओं का मापन करते हैं जो इस प्रकार है। ये देखिए यहाँ पर, ये आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जो टॉरेंस का जो प्रशिक्षण है वो 4 योग्यताओं का मापन करता है। वो क्या है? पहला है प्रवाह, दूसरा है नमनीयता, तीसरा है मौलिकता, चौथा है विस्तार। तो ये आपको याद रखना है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। टॉरेंस के ये 2 परीक्षण जिनके द्वारा इसका मापन होता है दोस्तों, ये 2 परीक्षण जो हैं वो 2 है कौन कौन? तो अशाब्दिक परीक्षण और शाब्दिक परीक्षण। तो इसे आप बिल्कुल याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है कि निम्नलिखित में से कौन सा सृजनात्मकता का तत्व नहीं है? अब देखिए क्वेश्चन जो 12 है उसका जो सही जवाब है वो है स्मृतिकरण। बाकी तीनों नहीं होगा, ये सृजनात्मकता का तत्व नहीं है, स्मृतिकरण। दोस्तों हम लोग देख लेते हैं कि सृजनात्मकता के तत्व हैं क्या। तो देखिए सृजनात्मकता के निम्न तत्व होते हैं: धारा प्रवाहिता, लचीलापन, मौलिकता और विस्तारण। ये आप नोट कर लें, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये अगर आपको याद रखना किस तरह से, सृजनात्मकता के तत्व है धारा प्रवाहिता हो जाएगा, लचीलापन हो जाएगा, उसमें मौलिकता होगा और विस्तारण होगा। क्वेश्चन नंबर 13 है कि एक बच्चा अनुपयोगी प्लास्टिक थैलियों से कलात्मक वस्तु बनाता है या दर्शाता है। अब देखिए यह क्या दर्शाता है? जो 13 का जो सही जवाब है दोस्तों वो है ऑप्शन नंबर सी, सृजनशीलता। यानी जो अनुपयोगी प्लास्टिक था, बेकार था, उन थैलियों से कुछ कलात्मक वस्तु बनाता है तो सृजन कर रहा है, तो ये सृजनशीलता के अंतर्गत आएगा।
अब क्वेश्चन नंबर 14 है कि सृजनशीलता के पोषण के लिए एक अध्यापक को निम्न में से किस विधि की सहायता लेनी चाहिए। अब 14 का जो यहाँ पर ऑप्शन देख रहे हैं, व्याख्यान विधि, प्रश्नोत्तर विधि, श्रव्य दृश्य सामग्री या ब्रेन स्टॉर्मिंग। तो दोस्तों 14 का जो सही जवाब है ना वो ऑप्शन नंबर डी होगा, ब्रेन स्टॉर्मिंग। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 15 है कि समस्या के अर्थ को जानने की योग्यता वातावरण के दोषों, कमियों एवं रिक्तियों के प्रति सजगता विशेषता है। अब यहाँ पर देखिए ऑप्शन ए है सामान्य बालक की, प्रतिभाशाली बालक की, सृजनशील बालक की या व्यवहार कुशल बालक की। तो 15 का जो सही जवाब है वो ऑप्शन नंबर सी है, सृजनशील बालक की। ये समस्या के अर्थ को जानने की योग्यता, वातावरण के दोषों, कमियों एवं रिक्तियों के प्रति सजगता, ये जो है इस सृजनशील बालक की विशेषता है, यानी ऑप्शन नंबर सी सही जवाब होगा। अब चलिए 16 है कि सृजनशीलता के पोषण हेतु एक अध्यापक को अपने विद्यार्थियों को रखना चाहिए। क्या है? यहाँ देखिए आत्म केंद्रित, कार्य केंद्रित, लक्ष्य केंद्रित, पुरस्कार प्रेरित। तो ये जो सही जवाब है ना वो है ऑप्शन नंबर बी, कार्य केंद्रित। यानी सृजनशीलता के पोषण हेतु एक अध्यापक को अपने विद्यार्थियों को कार्य केंद्रित रखना चाहिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 17 है कि बच्चों में सृजनशीलता का मापन करने के लिए निम्न में से कौन सा एक परीक्षण नहीं है। देखिए अब वहाँ पर हम लोगों ने पढ़ा, अब यहाँ पर दूसरे तरह से आ गया, तो इसे भी आपको जान लेना चाहिए। तो 17 में जो ऑप्शन दे रहा है दोस्तों, पहाड़ा लिखना, किसी अधूरी आकृति या चित्र पर एक कहानी लिखना या पूरी करना, वस्तुओं को एक नए क्रम में व्यवस्थित करना, किसी वृत्त की दी हुई सीमाओं के अंतर्गत आकृति को पूरा करना। तो कहता है कि कौन सा एक परीक्षण नहीं है। तो परीक्षण ए भी सही है, बी भी सही है और डी भी सही है कौन नहीं? तो सी नहीं है, यानी यहाँ पर जो जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए सृजनात्मकता के परीक्षण के बारे में थोड़ी जानकारी हासिल कर लेते हैं। देखिए सृजनात्मकता की पहचान के लिए गिलफोर्ड ने अनेक परीक्षणों का निर्माण किया है और ये परीक्षण निरंतरता है, लोचनीयता है, मौलिकता है और विस्तार का मापन करते हैं। यहाँ पर लोचनीयता जो है यह एक साथ होगा, अलग अलग यहाँ पर लिखा गया है, उसे आप नोट करते समय ध्यान रखेंगे। अब देखिए सृजनात्मकता के परीक्षण निम्नलिखित हैं। अब यहाँ पर एक एक करके देखिए सृजनात्मकता के परीक्षण को। पहला है चित्र पूर्ति परीक्षण, यानी चित्र पूर्ति परीक्षण में अपूर्ण चित्रों को पूरा करना पड़ता है। दूसरा है वृत्त परीक्षण, इस परीक्षण में वृत्त में चित्र बनाए जाते हैं। तीसरा है प्रोडक्ट इम्प्रूवमेंट टास्क, चुने के खिलौने द्वारा नूतन विचारों के लेखबद्ध करके सृजनात्मकता पर बल दिया जाता है। टीन के डब्बे, खाली जो टीन के डब्बे होते हैं से नवीन वस्तुओं का सृजन कराया जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 18 है कि सृजनात्मकता को प्रभावित, यहाँ पर देखिए प्रभावित कर देंगे, प्रभावित करने वाले निम्नलिखित कारक हैं। अब 18 के बारे में बात करते हैं। अब इसमें देखिए सृजनात्मकता को प्रभावित करने वाले कारक, पहला ऑप्शन ए जो है कि तानाशाही विद्यालयी वातावरण, ये सही है, ये प्रभावित करता है। संसाधनों की कमी, अपर्याप्त सुविधाएं, ये भी सही है। बाहरी परिवेश से संयोजन में कमी एवं अभिभावकों से पर्याप्त संयोजन की कमी, ये भी सही है। ऑप्शन डी देखिए शिक्षकों और प्रशासनिक अधिकारियों के परीक्षण में कमी, विद्यार्थियों की अनियमितता, ये भी सही है। यानी ये चारों ऑप्शन सही है, यानी ऑप्शन नंबर ही सही होगा, एक से अधिक। अब क्वेश्चन नंबर 19 है कि निम्नलिखित में से कौन एक बच्चों में खेल से विकास में सम्मिलित नहीं है। पहला और शारीरिक, संज्ञानात्मक, संवेगात्मक, आध्यात्मिक। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी होगा, आध्यात्मिक। यानी बच्चों में खेल से विकास से जो सम्मिलित है वो ये तीनों है। कौन नहीं है इसमें? तो आध्यात्मिक। दोस्तों देख लेते हैं कि खेल से बच्चों में क्या होता है, क्योंकि अब हम बात कर रहे हैं खेल से आशय, यानी जो यूनिट 3 का टॉपिक नंबर 8 है उसका। अब देखिए इसमें यहाँ जो आप देख रहे हैं कि खेल से बच्चों को शारीरिक विकास, संज्ञानात्मक विकास, संवेगात्मक विकास, सामाजिक विकास एवं नैतिक विकास को बढ़ावा मिलता है। फिर से शारीरिक विकास, संज्ञानात्मक विकास, संवेगात्मक विकास और सामाजिक विकास के साथ साथ नैतिक
विकास को बढ़ावा मिलता है। ये आप चीज़ें ध्यान रखेंगे, नोट करेंगे। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। 20 क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में खेल के प्रकार या प्रकारें हैं। देखिए, अन्वेषणात्मक खेल, संरचनात्मक खेल, काल्पनिक खेल, नियमबद्ध खेल। तो दोस्तों ये जो खेल के प्रकार हैं ये चारों हैं इसमें, यानी ऑप्शन नंबर ई यहाँ पर सही होगा, एक से अधिक। क्वेश्चन नंबर 21 है कि खेलकूद शिशु के विकास के प्रारंभिक परतों को प्राकृतिक रूप से खोलता है। ये परतों है, आपको मैं यहाँ पर अगर दिक्कत है तो मैं बता रहा हूँ, परतों को प्राकृतिक रूप से खोलता है। उक्त कथन है किसका? तो 21 का जो सही जवाब है वो ऑप्शन नंबर बी है, फ्रॉवेल। फ्रॉवेल ने कहा है कि खेलकूद शिशु के विकास की प्रारंभिक परतों को प्राकृतिक रूप से खोलता है। अब दोस्तों देखिए, यहाँ पर मैंने आपको बताया कि ये फ्रॉवेल का कथन है, तो रस्किन का खेल के प्रति क्या कथन है, गुलिक का क्या है, टिपिनन का क्या है, ये जानना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर अभी मैं यहाँ पर ऑप्शन दे रहा हूँ कि फ्रॉवेल की बातों को, अगर इन तीनों से रिलेटेड आपके एग्जामिनेशन में पूछ दिया जाएगा और अगर आपको जानकारी होगी तो आपको परेशानी नहीं होगी। तो चलिए एक एक करके जानते हैं। देखिए, रस्किन के अनुसार क्या है, खेल मस्तिष्क तथा शरीर के लिए एक ऐसा श्रम है जो कि हमें प्रसन्नता के उस मुकाम तक पहुंचाता है जिसका कोई अंत नहीं है। ये किसका कथन है? रस्किन का। गुलिक ने क्या कहा है? तो गुलिक ने कहा है कि खेल एक ऐसी विद्या है जिसे हम स्वच्छंद रूप से जैसा हम चाहें कर सकते हैं। ये ऐसी विधा है क्या? खेल। ये किसका कथन है? गुलिक का। टिपिनन के अनुसार खेल क्रियात्मक गतिविधियों की गहन अभिव्यक्ति। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 22 है दोस्तों कि फ्रायड तथा एरिक्सन के अनुसार खेल के द्वारा मुक्ति मिलती है। क्या आलस से, अवरुद्धता से, विगत संवेगों के दुख प्रभाव से मुक्ति मिलती है या सामान्य क्रियाकलापों में बंधने से मुक्ति मिलती है? तो 22 का जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, यानी विगत संवेगों के दुखद प्रभाव से मुक्ति मिलती है। अब आगे बढ़ते हैं। 23 है कि खेल शिक्षा को बनाते हैं। खेल शिक्षा को क्या बनाते हैं? 23 जो है दोस्तों, इसमें हम लोग ऑप्शन देखते हैं तो सरस, रुचिकर और आसान, कठिन, प्रतियोगी, संतुलित, सामाजिक या सांस्कृतिक। तो इसका जो सही जवाब है वो ऑप्शन नंबर ए है, सरस, रुचिकर और आसान बनाते हैं शिक्षा को। कौन? खेल। अब आगे बढ़ते हैं। 24 है कि खेल पर आधारित किस शिक्षण प्रणाली में छोटे छोटे बालकों को खेल द्वारा शिक्षा दी जाती है? बहुत ही इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है और इसका सीधे सीधे मैं आपको जवाब बताता हूँ, मॉन्टेसरी प्रणाली। ना डाल्टन प्रणाली, ना प्रोजेक्ट प्रणाली। ये कौन है ऑप्शन इसका? ऑप्शन नंबर बी, मॉन्टेसरी प्रणाली जो है वो खेल पर आधारित शिक्षण, यानी मॉन्टेसरी शिक्षण प्रणाली में छोटे छोटे बालकों को खेल द्वारा शिक्षा दी जाती है। दोस्तों 25 है कि निम्न में से कौन सी योजना खेल पर आधारित है? किंडरगार्टन, बुनियादी शिक्षा, डैक्रोली योजना, बिनेटिका योजना या इनमें से एक से अधिक या कोई नहीं? तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि खेल पर जो आधारित योजना है ये सभी है, ये चारों आपको याद रखना है। ऑप्शन नंबर ई सही जवाब, एक से अधिक। दोस्तों 26 है कि किसी क्रिया विशेष को खेल माना जा सकता है या किस बात पर निर्भर करता है? अब 26 में आप देख रहे हैं कि वह क्रिया बच्चा स्वेच्छा से कर सक रहा है या क्रिया करने के लिए उसे विवश किया जा रहा है, या एक रूटीन है जिसे उसे करना है, एक आवश्यक कार्य है जिसे वो कर रहा है। अब ध्यान दीजिए क्वेश्चन पर, किसी क्रिया विशेष को खेल माना जा सकता है, यह किस बात पर निर्भर करता है? अब क्रिया विशेष को खेल माना जा रहा है तो यह क्रिया बच्चा स्वेच्छा से कर रहा है, ये सही जवाब होगा। ऑप्शन नंबर ए सही है। क्वेश्चन नंबर 27 है कि खेल विधि के मुख्य विशेषता क्या है? अब देखिए, यह स्कूल के कार्य को खेल में बदल देता है, या विषय केंद्रित है, या बिना तनाव और रोदन के अधिगम है, या एक बाल केंद्रित विधि है? तो सबसे बड़ी बात जो है दोस्तों यहाँ पर विशेषता यह है कि यह विषय केंद्रित है। 27 का ऑप्शन नंबर बी होगा। 28 है कि खेल से क्या लाभ है? खेल से शरीर फिट होता है, इससे टीम वर्क और लीडरशिप की भावना बढ़ती है, खेल से तनाव का स्तर कम होता है और लेखन पढ़ाई बेहतर होता है, खेल के माध्यम से नीरस जीवन में ऊर्जा का संचार होता है। दोस्तों ऑप्शन ए, बी, सी और डी ये चारों सही है, यानी यहाँ पर जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर ई, एक से अधिक। अब क्वेश्चन नंबर 29 है कि हमें किस तरह के खेल में भाग लेना चाहिए?
29 देखिए यहाँ पर है कि जिसमें आर्थिक स्थिति अच्छी हो, जिस खेल में रुचि हो, सिर्फ मनोरंजन के लिए, जो खेल हमें खेलने के लिए कहा जाए, तो 29 का जो सही जवाब है वो ऑप्शन नंबर बी होगा। जिस खेल में रुचि हो वही खेल में भाग हमें लेना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 30 है कि कोई भी कार्य जो अतिरिक्त समय में प्रसन्नतापूर्वक किया जाए तथा जो जीवन के प्रति लगाव उत्पन्न करे खेल कहलाता है। यह कथन किसका है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, निक निल्सन। निक निल्सन ने उक्त बातें कही है। दोस्तों 31 है कि प्रसिद्ध दार्शनिक स्पेंसर एवं सीलर के अनुसार समस्त जीव जंतुओं में अतिरिक्त ऊर्जा होने के कारण उन्हें प्रेरणा मिलती है। अब यहाँ पर ऑप्शन आप देख रहे हैं, इस ऑप्शन के अनुसार जो सही जवाब है 31 का वो है डी, यानी खेलने की। अब 32 है कि किस सिद्धांत द्वारा फ्रायड कहने का प्रयास करते हैं कि कुछ दैवीय शक्तियाँ विद्यमान हैं और उनको प्रकट करने हेतु मानव खेलों में भाग लेता है। अतिरिक्त ऊर्जा का सिद्धांत, विशुद्धिकरण का सिद्धांत, मनोरंजन का सिद्धांत, पुनः स्मरण का सिद्धांत। तो इसमें सही जवाब ऑप्शन बी है, विशुद्धिकरण का सिद्धांत। अब आगे बढ़ते हैं। 33 है कि किसने कहा कि बच्चे अपने पूर्वजों द्वारा की जाने वाली गतिविधियों का अनुसरण करते हैं, इसलिए शिकार करने, एक दूसरे को पकड़ने, पत्थर फेंकने और रेत का घर बनाने का खेल खेलते हैं। दोस्तों यहाँ पर जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए है, स्टेनले हॉल। क्वेश्चन 34 है कि खेल एक ऐसी आंतरिक इच्छा है जो हमारे व्यवहार को परिवर्तित कर ऐसी शारीरिक क्रियाओं की ओर ले जाती है जिससे हमारी बुद्धि एवं विकास संभव होता है। यह कथन किस दृष्टिकोण पर आधारित है? दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है और इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी है, मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण। क्वेश्चन नंबर 35 है कि बालक को दंड की अपेक्षा खेल के द्वारा नियंत्रित करना कहीं अच्छा है। उक्त कथन किसका है? तो ये कथन प्लेटो का है, यानी ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही जवाब होगा। तो दोस्तों यह था 35 क्वेश्चंस का एमसीक्यू। दोस्तों इन सभी क्वेश्चंस में आपको जो भी ऐसा लगे कि ये क्वेश्चन कठिन है तो उसे आप नोट कर लें और उसे एक दो बार अगर आप रिवीजन कर लेंगे तो वो आपको परमानेंट याद हो जाएगा।